तैयार हो जाइए एक्शन पैक हफ्ते के लिए, जहां शुरुआत करने के लिए दुनिया भर के बाजारों से है बेहतरीन संकेत। और इस वक्त है इस हफ्ते वायदा कारोबार की पूरे महीने की एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के पहले दिखेगी मजबूती, क्या 9500 की तरफ बढ़ेंगे तेजी से खुलने के बाद और बढ़ेंगे, या फिर आएगी मुनाफा वसूली? लेंगे जवाब शेयर बाजार लाइव में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और एक और अच्छी बात इस हफ्ते के लिए, एक और मार्केट हॉलिडे आ रहा है, एक्सटेंडेड वीकेंड आपको मिलेगा। हालांकि वर्क फ्रॉम होम सबके लिए, पर फ्राइडे को मार्केट की छुट्टी भी रहेगी। पर 4 अहम ट्रेडिंग डेज होने वाले हैं अनिल जी, उनके बारे में बात करेंगे, सेटअप के बारे में बात करेंगे, कुछ संकेत आ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले सर, आज के ट्रिगर्स बता दीजिए। उन 4 वर्किंग डेज के बीच 4 अहम ट्रिगर आपको बता दूं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार को छुट्टी जरूर होगी, लेकिन पिछले शुक्रवार को अमेरिका में ट्रेडिंग सेशन रहा बेहतरीन। 250 अंकों की मजबूती के साथ अमेरिकी बाजार बंद हुए दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर। 400 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से दिखी और डाउ फ्यूचर्स अभी 100 पॉइंट और ऊपर आपको नजर आएंगे, यानी कि मजबूती का माहौल अमेरिकी बाजारों में साफ है। कोरोना यहां पर अमेरिका में मरने वालों की रफ्तार में थोड़ी सी कमी जरूर आई है। हालांकि आंकड़ा 55,000 के करीब पहुंच चुका है, लेकिन जो मरने वालों की रफ्तार है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है, और ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्रियों की आज बैठक होने वाली है, और इस बैठक से बाजार और देश आगे ये संकेत लेने की कोशिश करेगा कि क्या हम आगे चलते हुए इस वक्त लॉकडाउन को और एक्सटेंड होते हुए देखेंगे, या फिर लॉकडाउन जो है वो आपका यहीं खत्म होता हुआ दिखेगा। इसको लेकर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात आज आने की संभावना है। इंडसइंड बैंक आज अपने नतीजे पेश करेगा। अंबुजा सीमेंट और एचडीएफसी लाइफ, ये 2 और ऐसे वायदा कारोबार के शेयर हैं जिनके नतीजे आ जाएंगे। तो आज से प्राइवेट बैंक्स के नतीजों का होगा सिलसिला शुरू। तो इंडसइंड बैंक आज, एक्सिस बैंक कल, तो यहां से आपको बैंकिंग शेयरों के लिए बड़े संकेत आते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल अनिल जी, और आज आपकी वैसे मेरे से शिकायत रहती है कि जब भी हम ग्लोबल अपडेट लेते हैं या कोरोना वायरस अपडेट लेते हैं तो मेरे पास कभी भी अच्छी खबर नहीं होती है। आज मेरे को लगता है सर, लगभग 2 महीनों के बाद थोड़ी सी अच्छी खबर जरूर आई है इन संकेतों को लेकर। बिल्कुल। तो दीप, इससे पहले कि मैं इसका विश्लेषण करूं, आप पहले बताई दीजिए कोरोना को लेकर क्या अच्छी खबरें आती हुई दिखी है दुनिया भर के बाजारों में। तो पहले आप कोरोना अपडेट दे दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल अनिल जी, मैं आपको कोरोना अपडेट दे देता हूं। एक थोड़ी चिंताजनक खबर आई है, तो वो पहले बता देता हूं, क्योंकि उसके बाद जो बाकी सारी खबरें हैं वो सब अच्छी हैं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि अगर आपको कोरोना हो चुका है और इलाज के बाद आप ठीक हो गए हैं, तो ये मानना गलत होगा कि अब आप कोरोना से इम्यून हैं, आपको दोबारा कोरोना वायरस नहीं होगा, आप फिर से संक्रमित हो सकते हैं, आपको फिर से कोरोना वायरस हो सकता है। तो ये मानना गलत है कि आपको अगर एक बार हो गया और आप ठीक हो गए तो आप इम्यून हो गए हैं। तो ये एक थोड़ा चिंताजनक संकेत है। पर इसके अलावा अगर हम अपडेट्स देखेंगे सर पिछले 2-3 दिनों के, तो एक कहीं ना कहीं जो एक ट्रेंड की हम वेट कर रहे थे कि पीक आउट हो गया है या फिर नए केसेस के आने में थोड़ी कमी दिख रही है, वो फाइनली 3-4 दिन का डेटा अब हमें यही दिखा रहा है। अगर आप अमेरिका की बात करें तो वहां पर 30 मार्च के बाद सबसे कम नए केसेस आए हैं। अगर आप रोज जो डेली मरने वालों की संख्या है वो 6 अप्रैल के बाद सबसे कम रही है। तो कहीं ना कहीं वो गिरावट के संकेत फाइनली हमें अमेरिका में भी दिखे हैं और यूरोप में भी दिखे हैं। फ्रांस की बात करें, इटली की बात करें, जर्मनी की बात करें या फिर स्पेन की बात करें, इन सभी देशों में नए मामले और रोजाना जो मरने वालों की संख्या है, दोनों में ही गिरावट दिखी है। जो न्यू हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं या नए मामले जो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, वहां पर भी हमने गिरावट के संकेत देखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात हो रही है कि जो डेली टोल है, जो डेली इंक्रीज है, वो गिर रहा है। एक 1:3 के रेशो की हम बात कर रहे हैं सर, कि हर एक मरीज जो ठीक होता है उसके मुकाबले 3 नए मामले आते हैं। तो वहां पर भी अब थोड़ी स्टेबिलिटी के साइंस आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात जरूर आ रही है। यही नहीं, काफी सारे देश अब एग्जिट स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं या फिर लॉकडाउन से निकलने की बात कर रहे हैं। इस संडे को स्पेन में कई जगहों पर लॉकडाउन में ढील दी गई, 1-2 दिन की, बच्चों को घर से बाहर निकलने दिया, पार्क में जाने दिया।
इटली में बात कर रहे हैं कि 4 मई से लॉकडाउन को खत्म करेंगे, कुछ स्मॉल शॉप्स को ऑलरेडी खुलने की अनुमति दे दी है। फ्रांस में भी यही बात चल रही है इस समय। न्यूयॉर्क में अब बात चल रही है एग्जिट स्ट्रैटेजी की, यानी कि जब लॉकडाउन हटाएंगे तो सबसे पहले कौन से कारोबार खोले जाएंगे, किस तरह के उनके नॉर्म्स होंगे। पिछले हफ्ते अमेरिका में जॉर्जिया राज्य में ऑलरेडी लॉकडाउन हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक वो लॉकडाउन से बाहर निकलने वाले संकेत आ रहे हैं और नए मामलों में गिरावट आ रही है। तो दोनों तरफ से थोड़ी राहत के संकेत आए हैं सर, और जो हम वेट कर रहे थे कि डेटा इसे बैकअप करे, वो कहीं ना कहीं डेटा भी अब इसे बैकअप कर रहा है। तो बात सर यही है कि ये सस्टेनेबल है कि नहीं देखना पड़ेगा, बट कुछ अच्छे संकेत जरूर आए हैं ग्लोबली कोरोना को लेकर पिछले 2-3 दिनों में सर। बिल्कुल, तो कम से कम ग्लोबली कोरोना को लेकर अच्छे संकेत आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन दीप, क्या वाकई में संकेत इंडिया में भी कोरोना को लेकर बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, या फिर यहां अभी भी चिंताएं बरकरार हैं? सर भारत की अगर बात करें तो यहां पर थोड़ी चिंताएं ज्यादा हैं। और मेरे को याद है सर, 1-1.5 महीने पहले जब भारत में इतने ज्यादा मामले नहीं थे और हम डिस्कस करते थे, तो हमारा भी एक डिस्कशन पॉइंट यही था कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ग्लोबली हमें थोड़े स्टेबिलिटी दिखेगी बट भारत में नहीं दिखेगी। और इस समय शायद सर वैसा ही हो रहा है। अब भारत में अब 28,000 मामले हो गए हैं, 20,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। और दिन बर दिन जो भारत की एक एवरेज थी 2-3 हफ्ते पहले की 1000 से 1200 नए केसेस आते थे, अब वो एवरेज 1500 से 1600 हो गई। अगर आप सैटरडे की बात करें तो उस दिन 1900 नए मामले आए। कल की अगर बात करें तो लगभग 1600 नए मामले सामने आए। और मरने वालों की संख्या भी अब 821 हो गई है। 20,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। एक अच्छी बात है कि 6,500 लोग भारत में रिकवर भी हो गए हैं, पर वो 1:3 का रेशो भारत में अभी भी है। हर एक मरीज जो ठीक होता है उसके मुकाबले 3 नए केसेस सामने आते हैं। महाराष्ट्र में अब 8,000 से ज्यादा मामले हैं। मुंबई में अगर आप देखें तो 5,500 मामले सिर्फ मुंबई में है, बाकी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं। दिल्ली में अब 3,000 मामले हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता के संकेत जरूर भारत में ज्यादा हैं बाकी देशों को लेकर, हालांकि हमारे नंबर्स अभी कम हैं। एक अच्छी खबर भारत के लिए भी है कि 9 राज्य इस समय भारत में कोरोना मुक्त हैं। ज्यादातर छोटे ही राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के कई सारे राज्य हैं, गोवा है, साथ ही दमन एंड दीव है और कुछ और यूनियन टेरिटरीज हैं, पर 9 राज्य भारत में भी ऐसे हैं जो कोरोना मुक्त हैं इस समय सर। ओके, तो चलिए ये एक अच्छी खबर भी इस वक्त आपके लिए तो मिली जुली सी खबर है। और तो दीप बताइए कहां से करें शुरुआत? तो सर पहली बात शुरू करते हैं, इसको दो केसेस में ले लेते हैं। पहली बात सर जो अभी हो रही है कि कोरोना में फाइनली थोड़ी स्टेबिलिटी के साइंस आ रहे हैं, इससे क्या संकेत लेने चाहिए, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि लॉकडाउन से निकलने की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। पर जो थोड़ी फाइनली जो बाजार वेट कर रहा था कि स्टेबिलिटी आएगी, वो आती हुई दिख रही है। देखिए दीप, इसमें कोई डाउट नहीं कि जो संकेत आ रहे हैं दुनिया भर से वो थोड़े से राहत देने वाले जरूर है। ये नहीं कह सकते कि कोरोना के खत्म होने के संकेत आ रहे हैं, लेकिन कोरोना की रफ्तार बढ़ने के संकेत डेफिनेटली है। लेकिन बात वही है कि बीच में अगर आपको याद हो तो 1.5 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले एक बार फिर ऐसे ही संकेत आए थे और तब ये लगा कि सिचुएशन बहुत बेहतर हो रही है। और तब अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से बयान भी आए थे कि देखिए फ्लैटनिंग ऑफ कर्व है और सबसे बुरा वक्त निकल चुका है। लेकिन उसके बाद 8-10 दिन तक आपने ऐसी कोई खास रिकवरी देखी नहीं। अब ये बात जरूर है कि हर रोज ये सिचुएशन नहीं रहेगी। तो दूसरी बार ऐसा लग रहा है इस पूरे कोरोना के मामले में जहां डेटा थोड़े से बेहतर होने के संकेत दे रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक दिन के डेटा के बेसिस पर हम पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं। हाँ, ये निश्चिंत हो सकता है कि शायद सबसे बुरा वक्त निकल चुका है और अब और इतने बुरे आंकड़े ना देखने को मिले, इतना भरोसा हम कर सकते हैं। लेकिन चीजें सब ठीक हो गई है और कल से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये भरोसा करना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन चूंकि बाजार उम्मीदों पर चलता है तो बाजार को ये आंकड़े पसंद आने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि चलिए कम से कम अब सबसे बुरे वक्त से हम आगे निकलकर थोड़ा बेहतर होने के संकेत दे रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात एक और दीप ये है कि आज जो आंकड़े अच्छे हैं वो सिर्फ अमेरिका में अच्छे नहीं, पहली बार यूरोप से भी बेहतर आंकड़े आते हुए दिखे। लेकिन अब बाजारों के लिए असली चैलेंज, या यूं कहूं कि जिस चीज पर हमारी नजर होनी चाहिए वो ये कि अब इटली जैसे देश, बाकी दूसरे देश धीमे धीमे फेज्ड मैनर में लॉकडाउन खोलने की सोच रहे हैं। देखिए मई का पहला हफ्ता बेहद अहम होगा। ये हफ्ता आपको 4 दिन ट्रेड करना है, एक्सपायरी निकाल लेनी है और एक्सपायरी तक मोमेंटम शायद मजबूती की तरफ रहे क्योंकि संकेत बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन असली जो कहते हैं कि परीक्षा होगी दुनिया भर में सभी देशों की, वो परीक्षा होगी इस दम पर कि जब आप लॉकडाउन खोलते हैं तब क्या स्थिति संभाल पाते हैं। अगर लॉकडाउन खुलने के बाद 5-7 दिन के बाद तक अगर आपको आंकड़े काबू में रहते हैं तब तो ठीक,
और अगर लॉकडाउन खुलने के बाद आंकड़ों में अगर अचानक से तेजी आती दिखे तो मुझे लगता है कि फिर जो दूसरा कदम होगा किसी भी सरकार का, वो पहले कदम के मुकाबले में ज्यादा कठोर हो सकता है, ज्यादा मजबूत हो सकता है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि लोगों की जान जाए। तो मुझे लगता है कि असली परीक्षा जो है वो लॉकडाउन खुलने के बाद, और उसका जवाब आपको मई के पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते में मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर हम यहां से यूं समझिए ना 15 दिन और 10 मई 12 मई 15 मई तक का समय अगर हम निकाल लें, जहां पर हमको कोरोना को लेकर खबरें खराब ना आए, तब तो ये बात आप निश्चित तौर पर मान सकते हैं कि अब बुरा वक्त निकल चुका है और अब कोई चिंता की बात नहीं, सब कुछ ठीक है। धीमे धीमे अर्थव्यवस्थाओं को जो पटरी पर आना आती रहेगी। लेकिन अगर तब तक आपको लॉकडाउन खुलने, रिलैक्सेशन होने के संकेत के बाद मामले अगर तेजी से बढ़े, वो कहीं भी हो, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे बाहर हो, मुझे लगता है फिर मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल अनिल जी, और ये जो लॉकडाउन खुलने की बात कर रहे हैं सर, आज जैसे कि मोदी जी स्टेट चीफ मिनिस्टर से बातचीत करेंगे 10 बजे, वहां से क्या संकेत आते हैं? जैसे कि मैंने बताया, भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जो इस समय कोरोना मुक्त हैं, हालांकि छोटे राज्य हैं, पर जो बड़े एरियाज हैं भारत में, जैसे मुंबई महाराष्ट्र एक हॉटस्पॉट है, गुजरात में कंसर्न्स है, राजस्थान मध्य प्रदेश दिल्ली है, वहां पर कंसर्न्स है, जो की इकोनॉमिक सेंटर्स है वहां पर अभी भी कंसर्न्स है। तो और फिर हमने कुछ देखा कि कई जगह पे दुकानें खोल सकते हैं। तो सर कहीं ना कहीं ये जो लॉकडाउन खुलने के संकेत आए, इस पर क्या बाजार आशाजनक हो सकता है इस समय भारत की सिचुएशन पर अगर स्पेशल फोकस डालें तो? दीप, जो 9 राज्य कोरोना मुक्त हैं, उन 9 राज्यों की सारी साइज मिलाकर आप देखते हैं मुंबई के बराबर नहीं है, करेक्ट? तो अल्टीमेटली आपको यह भी तो देखना है कि राज्यों की गिनती करने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, बिजनेस कहां से होता है? देश का बिजनेस मुंबई और दिल्ली से चलता है, राइट? अगर मुंबई और दिल्ली नहीं खुले तो बाकी आप सब खोल दो ना, क्या फर्क पड़ता है? तो मेरा पॉइंट है कि आपको एक सेंटिमेंट के लिहाज से ये अच्छा लगेगा कि 9 राज्य कोरोना मुक्त है, लॉकडाउन धीमे धीमे खुल रहा है। अब भाई ऐसा है कि कोई लॉकडाउन है ना, आप जुमरे तलाए में खोल रहे हैं, उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है इकोनॉमी पर? असर तब पड़ेगा जहां वाकई में लॉकडाउन खुलने से इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से ट्रैक पर आती है। अब बाकी जगह लॉकडाउन खुलने से क्या होगा? लोग थोड़ा बहुत घूम फिर सकेंगे, दफ्तर जा पाएंगे, दुकानें खोल सकेंगे, बस यही होगा। लेकिन जहां से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होनी है, बिजनेसेस होने हैं, वो हब्स अगर नहीं खुले तो फिर मामला मुश्किल है। अब आप देखिए, काफी कुछ रिलैक्सेशन की बातें भी आई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से सर्कुलर भी आया है, लेकिन वो सारी रिलैक्सेशन कहां है जो रेड जोन नहीं है? मुंबई तो लगभग पूरे रेड जोन में पड़ा है। तो ऐसे में बहुत खुश होने के बजाय आप रियलिस्टिक लेवल पर देखिए कि कहां फायदा हो रहा है। मैं फिर यही कहूंगा, आज की बैठक के बाद प्रधानमंत्री संकेत जरूर देंगे कि क्या ये लॉकडाउन 15 मई तक 10 मई तक एक्सटेंड होना चाहिए, या इस लॉकडाउन में उन्हीं जगह एक्सटेंड करेंगे जो रेड जोन है, बाकी जगह रिलैक्सेशन देंगे। वो सब अपनी जगह है। अल्टीमेटली आपको एक ही चीज पर फोकस करना है। पहला ये कि जहां जहां रिलैक्सेशन मिल रहा है, क्या रिलैक्सेशन वाली जो जगह हैं वहां पे किसी तरह का कोई बेहतर संकेत आता है या नहीं? अगर रिलैक्सेशन देने के बाद आपके सिचुएशन कंट्रोल में रहती है, वेल एंड गुड, फिर हम सब ठीक हैं। और अगर वो सिचुएशन खराब रहती है तो फिर सरकार के पास उपाय क्या? एक ही, बढ़ाओ भाई, नहीं खोलेंगे। और वो मुझे ज्यादा दिक्कत लगती है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा तब तक सिचुएशन ठीक नहीं होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रैक पर नहीं आएगी। तो मुझे लगता है, देखते हैं आज क्या किस तरह के संकेत आते हैं। लेकिन पॉइंट यही है कि जब तक बड़े शहरों में जो इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पर लॉकडाउन नहीं खुलेगा, तब तक आप बाकी सब जगह खोलें, उतना असर नहीं पड़ेगा। सेंटिमेंट के लिहाज से ठीक है, एक्टिविटी के लिहाज से नहीं। बिल्कुल सर, सेंटिमेंट के लिहाज से ठीक है, एक्टिविटी के हिसाब से नहीं। तो सर ये तो एक दो जो बड़े केसेस हैं, जो बड़े फैक्टर्स हैं बाजार के लिए। पर ये हफ्ता सर अगर देखें तो और भी काफी सारे संकेत आ रहे हैं। तो आज के सेटअप की बात करें सर, उससे पहले ये जो आने वाले दिनों में कुछ संकेत हैं उस पर अगर नजर डाल लें। एक्सपायरी है, इसके साथ कुछ क्रूशल अर्निंग्स भी आ रहे हैं, 2 बड़े बैंक्स के नंबर्स आएंगे, एचयूएल के नंबर्स आएंगे। स्टिमुलस सर, अभी तक आवाज आ रही है स्टिमुलस को लेकर बहुत सारी, पर कुछ एक्शन अभी नहीं देखने को। वीकेंड पर भी जो आशा थी वो उधर भी कुछ नहीं हुआ। और ऑयल प्राइसेस फाइनली थोड़े स्टेबल हो गए, हालांकि एफआईज अभी भी भारत में बिकवाली कर रहे हैं। तो ये जो कुछ 3-4 बड़े बातें हैं, ये कैसे इस हफ्ते के सेंटिमेंट को डिक्टेट कर सकते हैं सर? देखिए दीप,
पहले सबसे पहले स्टिमुलस की बात करता हूं, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है अप्रैल के महीने में आया नहीं। आपको एक चीज तो याद होगी कि हम लगातार आपको ये कहते थे कि देखिए मार्च का महीना बड़ा मुश्किल रहेगा, खून के आंसू पीने पड़ेंगे, ये महीना जैसे तैसे निकाल लीजिए तो सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। आप देखिए मार्च और अप्रैल में सिचुएशन में क्या फर्क है। कहा हमने मार्च का महीना अंत किया था 23-24 मार्च को बॉटम बनाकर 8,000 के आसपास, और उस वक्त कैसे मुंह लटके हुए थे, और आज हम कितने उम्मीद से आगे की तरफ, मई की तरफ देख रहे हैं। राइट, बड़ा फर्क है। और ये इस फर्क में हमने कई बार हमने ये उम्मीद भी रखी कि स्टिमुलस पैकेज आएगा। अब मार्केट में मालूम है क्या है एक सिचुएशन, 9,200 9,500 हो तो निफ्टी तो किसी को स्टिमुलस पैकेज मिले ना मिले चलता है, लेकिन यही निफ्टी 8,000 आ जाए तो सबको स्टिमुलस पैकेज याद आने लगता है। तो आज कोई स्टिमुलस पैकेज याद नहीं कर रहा है। आप मुझे बताइए, पिछली कैबिनेट की बैठक में पिछले हफ्ते कोई पैकेज नहीं आया, मार्केट पे कुछ फर्क पड़ा? 50-100 पॉइंट भी नहीं गिरा। पॉइंट सिंपल है, आप ग्लोबल मार्केट्स के साथ चल रहे हैं। अमेरिका मजबूत है, आप मजबूत है, अमेरिका कमजोर है, आप कमजोर है। शुक्रवार को जो क्लोजिंग हुई वो दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कुछ अहम लेवल के नीचे हुई है, लेकिन उसके बावजूद आज आप मजबूत होंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप से कोई संकेत लेने नहीं है। आपको स्टिमुलस पैकेज मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, राइट। लेकिन अमेरिका मजबूत है और अमेरिका के फ्यूचर्स मजबूत है, तो आप उस तेजी को एंजॉय करना चाहेंगे। अब आप आज फर्ज करें कि अमेरिका के फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर है, अभी 250-300 पॉइंट अगर अमेरिका के फ्यूचर्स नीचे हो जाएं तो क्या आप मजबूत रह पाएंगे? तो सवाल ये सिंपल यही है इस वक्त कि भाई आप जो ट्रेड कर रहे हैं वो कंप्लीटली ग्लोबल संकेतों पर ट्रेड कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, इसमें कहीं कोई आपको दो राय नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, स्टिमुलस पैकेज सबको पता है कि आएगा, कब पता नहीं, आएगा तो कितना बड़ा पता नहीं, क्या बहुत बड़ा आएगा? तो सबका जवाब है ना। तो आपको पता है कि हकीकत यह है कि सरकार की प्राथमिकता इस वक्त जो रोज कमाने वाले लोग हैं, जो मुश्किल में, उन्हें पहले खिलाने पिलाने की, और वो सही भी है। तो ऐसे में इंडस्ट्री और बाकी बिजनेस वाले लोग ये सोचे कि बड़ा पैकेज मिल जाएगा, तो मिलेगा कहां से? देने की जगह भी तो होनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो खाली बिजनेसमैन है, जो दुखी है, उन्हें ही पैकेज याद आ रहा है। मीडिया और मार्केट तो भूल चुका है, क्योंकि मार्केट ऊपर आ गया तो हमें पैकेज मिले ना मिले, मार्केट ऊपर रहना चाहिए, वो हो रहा है। तो ये एक थोड़ी सी है ना विसंगति है दोनों के बीच में। अब आइए तीसरी चीज पर, और वो ये कि रिजल्ट्स और इस हफ्ते की एक्सपायरी। देखिए, अब इस बार का रिजल्ट सीजन इतना ट्रिकी रहने वाला है कि आप सोच नहीं पाएंगे कि ये रिजल्ट पर स्टॉक्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, रिजल्ट के पहले, रिजल्ट के दिन और रिजल्ट के बाद। क्यों? आप ये तिमाही शायद जैसे तैसे करके निकाल जाएंगे। लोगों ने ऑलरेडी इस तिमाही के लिए कंपनी के अर्निंग्स कम कर दिए, तो हो सकता है कम एस्टिमेट पे आपको अर्निंग्स बेहतर आती हुई दिखे। अब बेहतर अर्निंग आ रही है, आपके अनुमान से बेहतर मार्जिन आ रहा है, आपके अनुमान से बेहतर मुनाफा आ रहा है, लेकिन आगे की तिमाही के लिए आउटलुक ठीक नहीं है। तो अब आप कंफ्यूज रहेंगे कि खरीदना है या बेचना है, शॉर्ट्स पहले बने या लॉन्ग बने। और दूसरी बात एक और, अगर आप समझिए आगे के लिए आउटलुक खराब है, फिर भी क्या आप शॉर्ट कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि प्राइसेस में आ चुका है, ऑलरेडी स्टॉक गिर चुका है। तो इस बार रिजल्ट सीजन को ट्रेड करना इतना आसान होगा नहीं। जहां तक इस हफ्ते का सवाल है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज है, एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स कल और आज इंडसइंड बैंक के नतीजे। और उसकी वजह यह कि बैंक निफ्टी की जो अंडर परफॉर्मेंस है, बैंक्स और एनबीएफसी को लेकर बाजार में जो डर है कि इनके लिए मुश्किल भरा वक्त सबसे ज्यादा रहेगा, उसके संकेत आपको इन दोनों रिजल्ट से आते हुए दिखेंगे। अगर ये दोनों रिजल्ट्स में कहीं कोई आपको संकेत अच्छे आए तो ठीक, और अगर ये दो रिजल्ट्स खराब आते हैं तो मुझे लगता है कि फिर बैंक निफ्टी के लिए चल पाना आगे बहुत मुश्किल होगा। उसके दम पर आप बाकी बैंक्स के रिजल्ट को अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है वो बड़ी चुनौती होगी। अब आइए गुरुवार को आने वाला एचयूएल, मेरे ख्याल से गुरुवार को ही है एचयूएल के रिजल्ट्स। एचयूएल के रिजल्ट्स इस उतने ही अहमियत वाले हैं जितने अहमियत वाले रिजल्ट्स आपके इन दोनों के हैं, बैंक्स के। क्यों? क्योंकि एचयूएल की वॉल्यूम ग्रोथ ये बताएगी कि इस लॉकडाउन पीरियड के ठीक पहले लोगों ने कितना जमा किया है। भर भर के रख लिया कि 3 महीने 6 महीने का लेकर रख लीजिए, महीने 2 महीने का लेकर रख लीजिए, पता नहीं आगे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ वाला क्वार्टर हो सकता है वॉल्यूम के लिहाज से। लेकिन अब बात वही आएगी, फिर इस बार दिखा दी तो क्या अगले क्वार्टर की काफी कुछ सेल्स इसी क्वार्टर में आ गई? तो मेरे पूरे कहने का मतलब ये कि आपको इस बार रिजल्ट सीजन के बेसिस पर बहुत सावधानी से ट्रेड करना है, क्योंकि इस बार रिजल्ट सीजन प्रेडिक्ट करना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों ही बहुत मुश्किल काम होगा।
बिल्कुल अनिल जी, इस बार नतीजों के दम पर भरपूर एक्शन देखने को मिल सकता है क्योंकि इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। ठीक है सर, तो ये तो रही कुछ बाजार की बड़ी बातें। अब आज की सेटअप की बात करें सर, तो आपके जो सारे क्यूज हैं सिवाय फंड फ्लोज को लेकर न्यूट्रल या पॉजिटिव ही हैं। जी हाँ, ज्यादातर संकेत मतलब मुझे ठीक दिख रहे हैं। ग्लोबल में पॉजिटिव साइड पर रख रहा हूं। एफआई जरूर नेगेटिव है, घरेलू फंड नेगेटिव है, बाकी तीनों ही एफएनओ के और सेंटिमेंट के और ट्रेंड के संकेत न्यूट्रल है। ये मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले आपको एक रेंज दे दूं। 8,900 9,000 अब निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा दीप। 18,900 19,050 ये बैंक निफ्टी पर अब मजबूत सपोर्ट रहेगा आगे के लिए। ऊपरी रेंज 9,300 9,400 की बनती है। 9,400 के पार निकलकर टिके बंद हुए तो फिर आपके लिए 9,500 9,600 इसी सीरीज में, इसी 4 दिनों में अगला टारगेट निफ्टी का बन सकता है। बैंक निफ्टी के लिए 20,000 20,300 ऊपरी रेंज है। ज्यादा हो गया तो 20,600 700 तक, लेकिन फिलहाल आज के लिए ऊपरी रेंज ये मानकर चलिए। ये आपके लिए बड़ी रेंज वाले मामले हुए। आइए आज की छोटी ट्रेडिंग रेंज में आपको बता दूं। 9,050 9,250 इस रेंज पर फोकस कीजिए। मीडियम रेंज 9,000 से 9,300 की होगी। ज्यादा संभावना है कि आप आज की मीडियम रेंज से ही काम चला लें। 8,925 से लेकर 9,400 ये आज की बड़ी रेंज आप मानकर चल सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी पर 19,400 से 19,800 ये छोटी रेंज होनी चाहिए। 19,400 काफी मजबूत सपोर्ट दिख रहा है दीप। मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी 19,400 टूटने की जल्दबाजी में है, और स्पेशली अगर आप आज गैप से ऊपर खुल गए तो 19,250 19,950 ये आज की मीडियम रेंज मानकर चलें। और 19,500 20,300 20,300 वाली रेंज में 50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। 20,250 20,350 वो एक संभावना जरूर है। तो ये आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की रेंज हुई दीप आपके लिए। ओके, तो ये रही आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की रेंज। नजर रखेंगे सर, जिन्होंने अगर तेजी की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करी होगी वीकेंड को, उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए सर? देखिए दीप, वैसे देखा जाए तो आपकी ट्रेडिंग पोजीशन पर, तेजी की पोजीशन पर स्टॉप लॉस तो फ्राइडे को ट्रिगर हो गया, क्योंकि फ्राइडे को हमने क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस दिया था 9,175 का। हालांकि 9,175 के आसपास ऊपर क्लोज हुआ था प्रोविजनली, फाइनल क्लोजिंग आई थोड़ी सी नीचे 9,157-50 के आसपास कुछ आई थी, राइट। तो अब आपने ट्रिगर कर लिया तो ठीक, नहीं ट्रिगर किया तो अब नया स्टॉप लॉस जो है 8,975 का बनता है आपके लिए निफ्टी पर। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। बैंक निफ्टी पर ये स्टॉप लॉस मैंने बहुत छोटा दिया है 19,400 का। जहां से आप बंद हुए वहां से मुश्किल से 100-150 पॉइंट नीचे का। 19,400 के नीचे बंद हो तो भी आप तेजी की पोजीशन छोड़ दीजिए। दिन के दौरान 19,400 के नीचे जाएं तो भी तेजी की पोजीशन छोड़ दीजिए। बैंक निफ्टी यहां पर स्टॉप लॉस थोड़ा सा ट्रिकी है। जिनको बहुत सेफ रहना है वो 9,400 का स्टॉप लॉस लगाएं, लेकिन जो एक्चुअली स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है वो 9,325 का ही है। 9,325 के पार दिन के दौरान निकले या कम से कम 9,325 के ऊपर क्लोज होते दिखे, तब तक पक्के तौर पर आप अपनी पोजीशन को काट लीजिए, शॉर्ट पोजीशन को निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर 20,000 का स्टॉप लॉस है इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी, अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो दीप। ओके, तो ये रही जहां तक आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं बाजार पर। सर, अगर नई पोजीशंस बनानी हो तो फिर क्या ध्यान रखना चाहिए? नई पोजीशन में देखिए खरीदिए निफ्टी। स्टॉप लॉस ही ट्रिकी है, कहां लगाना है। कल के लो पर भी शुक्रवार के लो पर लगा सकते हैं, 9,050 पे लगा सकते हैं, लेकिन मुझे एकदम ऐसा स्टॉप लॉस आपको देना जो तेजी की पोजीशन में ट्रिगर ना हो, तो वो है 8,975 का, जो ट्रिगर नहीं होगा। ये मैं पक्के से बोल सकता हूं। तो 8,975 के स्टॉप लॉस से खरीदिए। 9,250 9,300 9,350 और 9,400 ये 4 टारगेट आपके लिए ऊपर की तरफ बनते हैं अगर आप करते हैं निफ्टी में खरीदारी। शॉर्ट करना चाहिए क्या? हाँ, शॉर्ट करने की भी रेंज आ रही है दीप। इंटरेस्टिंग रेंज है, मैं बताता हूँ आपको। 9,340 से 9,390 ये 50 पॉइंट की रेंज है जिसमें आप बेचिए बैंक, माफ कीजिएगा, निफ्टी को। राउंड फिगर नहीं है, मैंने एग्जैक्ट लेवल निकाले हैं। 9,340 9,390 यहां बेच दीजिए। स्टॉप लॉस छोटा रखिए 9,425 का, और इसके पार निकले तो तुरंत प्रभाव से काट लीजिए, क्योंकि फिर 9,500 9,600 आपको तुरंत आता हुआ दिखेगा। 9,300 9,270 और 9,225 ये ऊपर के टारगेट है आपके लिए। माफ कीजिएगा, अगर शॉर्ट करते तो ये आपके टारगेट है नीचे की तरफ निफ्टी में। अब आइए बैंक निफ्टी। 19,400 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 19,800 19,900 20,000 और 20,300 के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी में अगर आपको बिकवाली करनी है तो ऊपर में 20,000 से लेकर 20,300 अच्छी रेंज है जहां पर आप बिकवाली करने का सोच सकते हैं।
20,550 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और 19,900, 19,700, 19,600 के टारगेट के लिए आपको बिकवाली करनी चाहिए। अब जहां तक दीप सवाल है कि हम पिछले शुक्रवार को भी बात कर रहे थे कि शायद बाजार अब अपने टॉप बनाने की तरफ बढ़ रहा है, हो सकता है बना दे। अब इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज है कि अगर कोरोना को लेकर वाकई में डेवलपमेंट पॉजिटिव होते तो फिर बाजार में अपसाइड बन सकती है। वो अपसाइड 9,800 से 10,150 की रेंज तक बाजार को ले जा सकती है। उसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज है कि सीरीज मजबूत रही है और ऐसे में सीरीज के आखिरी हफ्ते में अप्रैल सीरीज के जो ये 4 दिन बचे हैं, हो सकता है बाजार और थोड़ा गेंस बनाने की कोशिश करे जब ग्लोबल संकेत आपको अच्छे आते हुए दिख रहे हैं और कोरोना को लेकर अच्छी खबरें आती हुई दिख रही है। असली टेस्ट जो होगा बाजार का वो इस बात को लेकर होगा कि मई सीरीज किस तरह से रहती है। मार्च की सीरीज बहुत खराब रही, उसके सामने आप देखेंगे अप्रैल की सीरीज में जो गेंस आपको मिलेंगे 20% से ज्यादा निफ्टी के आपको गेंस आते हुए दिखेंगे, जो कि इस तरह के बाजार में कोई सोच नहीं सकता। ऐसे में क्या मई सीरीज भी उतनी मजबूत रह सकती है, या मई सीरीज में हम उम्मीद में आगे बढ़ रहे हैं और मई सीरीज में हकीकत हमारे सामने आएगी? तो मेरा ये समझना है हम 9,800 से 10,150 की रेंज में अगर निफ्टी आता है तो वहां पर हम फिर से रिव्यू करेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना फेवरेबल होता है। इसलिए हम शुक्रवार को यह भी कह रहे थे कि अब इस रेंज में एक बार ऊपर जाने दे बाजार, अगर जाना भी चाहता है तो वहां पर फिर आप देखिए कि आपको प्रॉफिट बुकिंग का करनी है। काफी लोग ये भी कहते हैं कि हमने खरीदने नहीं दिया, लेकिन ये भी याद रखिए कि 7,500, 7,600 जब हुआ था 23-24 मार्च को, सबसे बड़ी इंस्टॉलमेंट 40% की उस दिन डालनी है और उस दिन भी ये शब्द है कि ये ओवरसोल्ड है, ओवर रिएक्शन है, इतना ज्यादा गिरना बनता नहीं है। तो ऐसा नहीं, हाँ आप 100% कभी भी देखिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, जब टॉप बना था तब भी कोई हमने 12,400 पे थोड़ी बोल दिया था कि आप सब बेच दीजिए, नहीं लेना नहीं लेना। ये बोलने में हमें 11,800 से 12,050 इस रेंज में हमने बहुत एग्रेसिवली बोला कि आप अब निकल जाइए। आप कभी भी टॉप पर नहीं बोल सकते कि सेम एकदम 7,500 पर भी, 7,600 पर भी अगर हमने लेने के लिए बोला तो कितना 40%, 100% नहीं, पूरा नहीं। तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखिए, किसी भी लेवल पर आप पूरा एग्जैक्टली 100% एंट्री या एग्जिट नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 1। बेचने में 100% आप टॉप पर कभी नहीं बेच पाएंगे, 3-4%, 5% आपको ऊपर का छोड़ना पड़ेगा। खरीदने में भी नीचे के 3-4-5% छोड़ने पड़ सकते हैं। तो मेरा पॉइंट यही है कि अब आपको यहां से जब आप 10,000 की तरफ बढ़े, अगर 9,800, 10,000 की तरफ बढ़े, तो वहां पर फिर आपको ये सोचना होगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना फेवरेबल है मेरे लिए, और तब आपको ग्रेजुअली आपको कॉल लेना पड़ेगा। अगर आप ये सोचे कि मैं एग्जैक्टली उसी दिन बेचूंगा सारा का सारा जिस दिन टॉप बनेगा और उसी दिन मुझे जीरो करना है, तो शायद उसमें मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, या आप सही पढ़ेंगे तो आपकी स्किल से या नसीब है। तो पॉइंट सिंपल है कि आपको ग्रेजुअली, जिस तरह से आपने ग्रेजुअली पैसा लगाया है, आपने 9,000 पे भी लगाया था, 8,500, 8,000 और 7,600 पे सबसे ज्यादा। अगर उन सब में आपको 15%, 20%, 25% का मुनाफा बन रहा है, तो अब धीमे धीमे 20%, 25% जहां जहां मुनाफा होता जा रहा है, आप रोज देखिए एनीवे थोड़ा प्रॉफिट बुक करते चलिए। यहां से 500,000 पॉइंट की तेजी में आपको जो प्रॉफिट मिलता है लीजिए, वापस आपको बाजार मौका देगा, कहीं नहीं जा रहा। ये कोरोना निकल भी गया, उसके बावजूद बाजार आपको दोनों तरफ के मौके देगा। तो ऐसा नहीं कि कोई 12,000 जल्दी होने वाला है, ऐसा भी नहीं कि 8,000 जल्दी होने वाला है। तो आप आराम से उसके बाद प्रॉफिट बुक करके इंतजार कीजिए फिर से एंट्री करने का। ओके, तो आपको एंट्री के मौके मिलेंगे, घबराइएगा मत अगर आपने रैली मिस कर दी है। अनिल जी बोल रहे हैं कि अगर आपको गेन्स हुए हैं लोअर लेवल पे, आपने अनिल जी की राय पर इन्वेस्ट करा है, तो आप प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ी कर सकते हैं। सर 2-3 चीजें आज के ट्रेड सेटअप के लिए और फिर बाकी जो क्यूज हैं उस पर बात करेंगे। एक तो पीसीआर और विक्स दोनों एक कंफर्ट लेवल दिखा रहे हैं, तो वहां से क्या क्यूज लेने चाहिए, और जो ये एफआई जो एफएनओ का न्यूट्रल रखा है, एफआईडीआई फिर बात करेंगे, पर जो एफएनओ आपने न्यूट्रल रखा है उससे क्या लेवल्स निकल रहे हैं? देखिए, पीसीआर और विक्स से कोई खास संकेत नहीं, न्यूट्रल से हैं, 134 बैलेंस्ड है। वायदा कारोबार के लिए इसलिए न्यूट्रल रखे हैं दीप की 2 लाख शेयर से निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट घटा है, 16 पॉइंट की डिस्काउंट पर निफ्टी ट्रेड करी, तो कोई खास फर्क है नहीं। बैंक निफ्टी में कोई ओपन इंटरेस्ट में बदलाव नहीं है, 70 पॉइंट का डिस्काउंट चल रहा है, वो चल ही रहा है। सिंपल जो डेटा इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, बहुत छोटे छोटे 2 डेटा है। 9,000 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट है, जहां पर 30 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। 9,500
23 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। तो 9,000-9,500 की रेंज इस एक्सपायरी के लिए आपके लिए निकल कर आती है। तो ये सिंपल है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, डेटा बहुत ही कम है, कोई खास डेटा है नहीं जिसका हम डिस्कस करें। तो रेंज वगैरह मैं पहले ही बता ही चुका हूं। और लगे हाथ आपको मैं एफआईज के डेटा भी बता दूं कि क्यों मैंने न्यूट्रल साइड पर रखे हैं। देखिए एफआईज के डेटा में दीप, वैसे कैश मार्केट में बिकवाली छोटी है 200 करोड़ की, तो आप ये भी कह सकते हैं भाई 200 करोड़ की बिकवाली में कौन सी इतनी टेंशन की बात है, छोटा ही तो है। लेकिन सामने 455 करोड़ के इंडेक्स भी बेचे, 100 करोड़ का स्टॉक भी बेचा है। तो तीनों जगह है बिकवाली का आंकड़ा, छोटा छोटा ही सही, इसलिए मैंने नेगेटिव रखा है। और घरेलू फंड ने लगभग 1000 करोड़ की, 994 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली की जानी जाएगी, उस लिहाज से ये। और रुपया जो बंद हुआ था शुक्रवार को 38 पैसे के नुकसान के साथ बंद हुआ था। तो ये थोड़े से संकेत जो है हमारे लिए माफ 38 पैसा मेरे ख्याल से प्रॉफिट के साथ बंद हुआ, मैं एक बार चेक करूंगा। एनीवे, तो लेकिन कुल मिलाकर ये कि वायदा कारोबार की जो डेटा है वो न्यूट्रल है, और एफआईज और घरेलू फंड्स के जो डेटा है वो हल्के नेगेटिव साइड पर। ओके, तो ये है आज के लिए संकेत। अब बात कर लेते हैं हमारी पूरी रिसर्च टीम से, देख लेते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स रहेंगे हमारे फोकस में। ब्रोकरेज एक्शन किधर आ रहा है? पूजा, देवांशी और साथ ही आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, आज के ट्रिगर्स और अहम स्टॉक्स बताइए। पांचवी शुरुआत आज के ट्रिगर से कर लेते हैं। तो आज नतीजों पर फोकस रहेगा। इंडसइंड बैंक निफ्टी से कंपनी अपने नतीजे घोषित करेगी, और वायदा बाजार से अंबुजा सीमेंट, एचडीएफसी लाइफ और अदानी पावर के नतीजे आएंगे। और कैश सेगमेंट से सस्केन टेक अपने नतीजे घोषित करेगी। तो इन तमाम नतीजों पर नजर रहेगी। इसके अलावा भारत 22 ईटीएफ की रीबैलेंसिंग होगी, आज से एडजस्टमेंट हो गए। तो ये एक इवेंट है जहां पर की नजर रखिए आप। कुछ बोर्ड बैठक होगी जिसमें कि मनप्पुरम फाइनेंस और फाइजर पर नजर रखिए। मनप्पुरम फाइनेंस की एनसीडी के जरिए पूंजी जुटाने की बैठक है, और फाइजर की डिविडेंड पर आज फैसला हो सकता है। तो ये तमाम आज के ट्रिगर्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। नतीजों में जो ओवर वीकेंड आए उसमें माइंट्री नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे थे, और हम अनुमान भी कर रहे थे कि नंबर्स अच्छे रहेंगे, लेकिन जो आउटलुक आया है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। आय की अगर बात करें तो 4.4% की बढ़त हुई है, डॉलर रेवेन्यू में 1.2% की बढ़त हुई है, मुनाफा करीब 5% बढ़ा है कंपनी का। लेकिन जो कमेंट्री हम देखेंगे वो यहाँ पर नेगेटिव है। FY 2021 के लिए माना जा रहा है कि डिमांड में माइंट्री का कहना है कि थोड़ी कमी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, यहाँ पर भी अगर बात करेंगे तो नंबर्स हल्के कमजोर साइड पर ही हैं। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम जो है वो 26% की गिरावट वहां पर दर्ज हुई है, और मुनाफे में भी करीब 31% की गिरावट इस बार देखी गई है। तो ये तो बात हुई नतीजों की। कुछ और स्टॉक्स जहां पर क्या आपको नजर रखिए, उसमें रिलायंस कैपिटल, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी, ये तीन आज फोकस में रहेंगे। रिलायंस कैपिटल ने एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक का जो लोन है उस पर डिफॉल्ट कर दिया, और बदले में एचडीएफसी ने रिलायंस कैपिटल के जो गिरवी पड़े शेयर्स थे अपने पास वो अपने नाम कर लिए हैं, और अब रिलायंस कैपिटल में एचडीएफसी की हिस्सेदारी 6.43% पहुंच गई है। यह हम आपको बता दें कि एक्सिस बैंक की कंपनी ने 100 करोड़ का लोन डिफॉल्ट किया है, और एचडीएफसी लिमिटेड का करीब 523 करोड़ का लोन यहाँ पर डिफॉल्ट किया है। तो आज ये तमाम स्टॉक्स हैं जिन पर क्या आपको नजर रखनी है। इसके अलावा नेटको फार्मा, यूएसएफडीए से फॉर्मुलेशन इकाई के लिए कंपनी को ईआईआर मिला है। यहाँ हम आपको बता दें कि 2 से 6 मार्च के बीच ये जांच हुई थी, जिसमें कि एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट कंपनी को जारी की गई है। तो आज नेटको फार्मा फोकस में रहेगा। बीईएमएल पर नजर रखिए। कोल इंडिया से कंपनी को करीब 398 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 15 डंपर सप्लाई करने का यह ऑर्डर कंपनी को दिया गया है। और आखिर में बात करते हैं डिशमैन कार्बोजेन की। एक नेगेटिव खबर है कंपनी के लिए। EDQM यानी कि यूरोपियन डायरेक्टोरेट फॉर द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर, या इन्होंने जांच की थी कंपनी की बावला इकाई की, जिसमें कि कुछ आपत्तियां यहां पर पाई गई हैं। तो इसका एक असर आज स्टॉक में देखने की उम्मीद है। ओके, तो ये कई सारे स्टॉक्स हैं जिन पर फोकस रहेगा। ऐसी कुछ स्टॉक्स देवांशी के पास हैं और फंड एक्शन भी है, बताइए देवांशी। तो दीपांशु, आज सबसे पहले तो लिकर स्टॉक्स पर आप नजर रखें, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने अपने नोटिफिकेशन पर फिर एक बार सफाई जारी की है। इनका कहना है कि केवल एसेंशियल आइटम्स की जो बिक्री है वही खुली रहेगी। साथ ही ई कॉमर्स केवल एसेंशियल प्रोडक्ट्स ही सप्लाई कर पाएंगी, डिलीवर कर पाएंगी। लिकर की दुकानें या उस पर जो बिक्री है इस पर अभी भी रोक बनी हुई है। साथ ही निफ्टी की रीबैलेंसिंग पर आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिपोर्ट आई है। इनके मुताबिक आप देखिए निफ्टी की जो रीबैलेंसिंग है वो सितंबर तक होती हुई दिख सकती है।
होने की संभावना है। और साथ ही जो इंक्लूजन्स हैं उसमें पहले HDFC लाइफ, डाबर, SBI लाइफ के नाम पहले ही सामने आ चुके थे, लेकिन अब पिडिलाइट, डीवीज लेबोरेटरी और रेवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट के भी नाम आते हुए दिख रहे हैं कि निफ्टी में ये शामिल हो सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है। एविएशन स्टॉक्स पर नजर रखें। मई के तीसरे हफ्ते से एयरलाइंस की टिकट की बिक्री शुरू हो चुकी है, ये पॉजिटिव खबर है। इंडिगो ने कहा है कि 1 जून से बिक्री शुरू करेंगे। स्पाइस जेट, गोवा एयर, विस्तारा 16 मई से बिक्री शुरू कर देंगे टिकट्स की, ये पॉजिटिव खबर एविएशन स्टॉक्स के लिए। गोवा कार्बन पर नजर रखें। उत्पादन में गिरावट आई है इस तिमाही में। अगर आप कुल देखें तो 71% की गिरावट हमने मार्च तिमाही में देखी है सालाना आधार पर, और अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो करीब 80% तक की गिरावट हमने देखी है। फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशंस पर नजर रखें। यहाँ पे क्रिसिल ने सारी जो लोन्स हैं उनकी रेटिंग 1 नॉच से घटा दी है। जो लंबी अवधि है इनके कर्ज की रेटिंग जो है वो AA- से घटाकर A+ कर दी है। साथ ही छोटी अवधि के कर्ज की रेटिंग A+ से घटाकर A1 कर दी है, और NCD रेटिंग भी AA- से घटाकर A+ कर दी है। DHFL पर नजर रखें। नेगेटिव खबर, जहां पे CBI ने कपिल और धीरज वाधवान को हिरासत में ले लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इनको गिरफ्तार किया है। फंड एक्शन की बात करें, नैल्को पर एक्शन दिखा था। अब देखिए ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 22 ETF में करीब 1.7 करोड़ शेयर्स 43 रुपीस प्रति शेयर के भाव पर खरीदे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ETF का एडजस्टमेंट्स चल रहे थे, ETF 22, इसी के चलते ये फंड एक्शन देखेंगे। ओके, तो जो भारत 22 ETF की रीबैलेंसिंग है वो फोकस में रहेगी, और उससे रिलेटेड आपने कुछ फंड एक्शन भी देखा है, और मैं इसलिए देखा कि पिछले हफ्ते काफी सारे PSU स्टॉक्स एक्शन में थे। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी। अब चलते हैं आशीष के पास और जान लेते हैं कि आज की फॉरेन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या हैं FIR के बिगुल के बाद। गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले तो बताइए कि जो नतीजों के दम पर ब्रोकरेज रिएक्शंस आए हैं वो कौन से स्टॉक्स पर हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आप देखिए माइंट्री के नतीजे आए थे और मैक्वायरी के अनुमान से कमजोर आते हुए दिखे, जिसके चलते इन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य में भी कटौती की। लक्ष्य जो है 734 रुपये से घटाकर 670 कर दिया है। ICICI प्रूडेंशियल के भी नतीजे आए थे। 2 ब्रोकरेज हाउस ने रिपोर्ट जारी की है। CLA से ये मान रहे हैं कि थोड़े से कमजोर है नतीजे, लेकिन VNB मार्जिन में जो है थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है। खरीदारी की राय को बरकरार रखें, लेकिन लक्ष्य जो है 600 रुपये से घटाकर 420 रुपये कर दिया है। इसके अलावा क्रेडिट स्विस ने भी ICICI प्रूडेंशियल पर रिपोर्ट जारी की है। यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें और लक्ष्य जो 525 से घटाकर 440 रुपये कर दिया है। ओके, तो ICICI प्रू आज फोकस में रहेगा नतीजों के दम पर, और भी माइंट्री पर भी फोकस रहेगा। पर बाकी जो स्टॉक्स हैं आशीष, कौन से स्टॉक्स पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं? दीपांशु, इसके अलावा अगर आप देखें तो 2 FMCG कंपनीज पर रिपोर्ट आई है। मेरिको पर JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, जहां पर रेटिंग को अब डाउनग्रेड कर दिया है। न्यूट्रल से घटाकर अंडरवेट की रेटिंग दे दी गई है, लेकिन लक्ष्य में मामूली केवल 5 रुपये की कटौती की है। 285 से घटाकर 280। ये कह रहे कि स्टॉक में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल गई थी, लेकिन आगे जाकर ग्रोथ को लेकर जो चिंता है, जिसके चलते डाउनग्रेड आया है। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स ने ब्रिटानिया पर भी रिपोर्ट जारी की है, जहां पर रेटिंग को अब डाउनग्रेड कर न्यूट्रल की राय दी गई है। लक्ष्य दिया है 2741 रुपए का। जेफरीज की रिपोर्ट है वोल्टास पर, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 615 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि FY21 में बिक्री में 50% की गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी जो गर्मी का सीजन बचा हुआ है, हो सकता है कि वहां से बिक्री में कुछ रिलीफ देखने को मिले। नोमिरा ने क्यूमेंस इंडिया पर रिपोर्ट जारी की है। रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है 358 के लिए, और ये कह रहे कि आगे कुछ तेजी के लिए ट्रिगर नहीं मिल रहा है, जिसके चलते इन्होंने रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है। और अंत में क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है इंटर ग्लोब एविएशन पर, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य जो है 1850 से घटाकर 1500 कर दिया है, और FY21 के EPS के अनुमान में लगभग इन्होंने 22% की कटौती की है, और कह रहे कि इसका जो कोरोना वायरस है, लॉकडाउन है, इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जहां पर रहेगा आज एक्शन भरपूर। आइए एक्शन की करते हैं शुरुआत हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे साथ हैं इस वक्त संदीप वागले, कुणाल सरावगी, राकेश बंसल, जय ठक्कर और सुमित बगड़िया। बड़ा पूरा परिवार है हमारे साथ। बिगुल बजाइए पिक ऑफ द डे का। आप सबको सुप्रभात। चलिए करिए शुरुआत। वागले साहब,
आपकी पिक के साथ, बाय सेल नोटा। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा एक्चुअली बाय है लेकिन लोअर रेंज में, जो कंडीशनल बाय है, और स्टॉक वही है जिसका हमने जिक्र फ्राइडे को किया था। स्टॉक है लुपिन, और फार्मा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। मुझे लगता है लुपिन उसमें आउट परफॉर्म करेगा, और 877 का बंद है, क्योंकि हमने फ्राइडे को लगभग 848 850 में बात की थी, और मैं थोड़े से करेक्टिव मूव आएगी तो ही बाय करना चाहूंगा एज ए ट्रेडर। अदरवाइज तो मुझे लगता है सूनर देन लेटर अनिल जी लुपिन एक 4 डिजिट स्टॉक होने वाला है, और 4 डिजिट में भी ऊपर 1200 1300 एक साल अगर आप लेते हो तो इतना बड़ा टारगेट मुझे दिखाई देता है। लेकिन मैं आज के लिए, आज और कल के लिए 868 और 860 के रेंज में आता है तो ही खरीदूंगा एज ए ट्रेडर। 846 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और मेरा टारगेट 927 का है, जो मुझे लगता है ये वीक में आना चाहिए। ओके, 860 868 की रेंज में खरीदना है, 846 आपका स्टॉप लॉस होगा, और 927 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। वंडरफुल, वेरी नाइस। जय बताइए आपकी पिक कौन सी है आज के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। अनिल जी मैं कहूंगा कि मेरा भी एक फार्मा में से ही है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि ये भी मेरा भी एक कंडीशनल बाय होगा अनिल जी। कंडीशनल बाय इसीलिए बिकॉज मैं समझता हूँ कि अगर 340 के ऊपर अगर आज कैडिला हेल्थ केयर में ब्रेकआउट हमें देखने मिलता है, 336 के आसपास हमें क्लोज मिला था, 340 के ऊपर अगर आज निकलता है ये एनर्जी, तो क्लियर एक मैं कहूँगा फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट हमें ये स्टॉक में देखने मिलेगा। इंडिकेटर्स में तो ऑलरेडी बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वेव 4 कंसोलिडेशन हो चुका है, और 5th वेव ऊपर की तरफ पेंडिंग है। जो लुपिन में एक्सपेक्ट किया था वही कैडिला में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो ग्लेनमार्क में भी एक्सपेक्ट किया था, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग कैडिला में हो सकती है। केवल एक ही चीज़ है अनिल जी की 340 के ऊपर ही निकलने में कामयाब हो जाएगा फिर। सो कंडीशनल बाय कैडिला हेल्थ केयर अबाउट 340। टारगेट्स क्या होंगे इसके? पहला टारगेट एनर्जी होगा 355 का, सेकंड टारगेट 363 का, स्टॉप लॉस उसके बाद होगा 334 का। ओके, अगर मैं इसको 340 के पार करा दूं तो अनिल जी तो अगर आप वो करा दोगे तो अनिल जी टारगेट तो आ ही जाएगा। आप टारगेट फिर भी आप करा दोगे तो टारगेट आ ही जाएगा। चलिए, आपने माना कि मेरी इतनी ताकत है कराने की, मुझे ये सुन के अच्छा लगा। अब होगा नहीं होगा वो मुझे पता नहीं, हो गया तो मैं क्रेडिट ले लूंगा कि मेरी वजह से हुआ है। ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर क्या खरीदेंगे? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी ब्रिटानिया स्टॉक मेरे को अच्छा लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ब्रिटानिया ने लास्ट वीक में चार्ट के ऊपर एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। लास्ट 3 से 4 दिन से स्टॉक के अंदर एक तेजी का मूव देखने को मिला है। 3050 के आसपास ब्रिटानिया के अंदर खरीदारी के ट्रेड लेके चलना चाहिए। ऊपर में जैसे ही 3100 के ऊपर ही सस्टेन करना स्टार्ट होगा तो 3200 से लेके 3250 तक का अपसाइड मूव ब्रिटानिया के अंदर देखने को मिल सकता है। स्टॉक में सबसे बढ़िया बात है कि लास्ट वीक में 200 डीएमए लेवल्स भी तोड़े हैं, और जो रिसेंट में 6-8 महीने पहले जितने भी सपोर्ट थे उन सपोर्ट्स के ऊपर निकला है, यानी अभी जो रेजिस्टेंस बन चुके थे उसका ब्रेकआउट आ चुका है। तो स्टॉक के अंदर डिप्स में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड रख के चले, 2900 2950 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 3100 का लेवल निकलते ही 3200 से 3250 तक का ब्रिटानिया में देखने को मिल सकता है। ओके, गुड मॉर्निंग कुणाल जी, बताइए सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरी खरीदारी की राय है अनिल जी, और जो थीम है जो कि शुक्रवार से चल रही है, शायद गुरुवार से चल रही है, वो है फार्मा कंपनीज। तो एक फार्मा काउंटर एस्ट्राजेनेका फार्मा बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी है, जिसमें शुक्रवार के ट्रेड में एक ब्रेकआउट आते हुए नजर आया था अनिल जी, और यहाँ पर एक पैटर्न बना है जिसको बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। ये ब्रेकआउट 2700 रुपये के ऊपर आया तो 2700 का स्टॉप लॉस रखे हैं। आज एस्ट्राजेनेका फार्मा खरीद करके चले, और मुझे लगता है कि आज आपको 2900 के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो 2900 के टारगेट से बाय करना है एस्ट्राजेनेका फार्मा, 2700 पर स्टॉप लॉस रखना है। ओके, 2700 का स्टॉप लॉस लगाकर एस्ट्राजेनेका फार्मा में करें खरीदारी। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर क्या है आपका इरादा? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा भी इरादा खरीदारी का है। फार्मा पैक से ग्रेन्यूल्स काफी अच्छा लग रहा है। 158 158 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 185 185 के टारगेट के लिए ग्रेन्यूल्स पर खरीदारी की राय है।
ओके, ग्रेन्यूल्स में करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय। आइए अब नतीजों पर फोकस करते हैं और पहला नतीजा है आईसीआईसीआई प्रू का जो आया है। जरा जय इसका, अच्छा जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले जैन साहब से पिक ऑफ द डे ले लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैन साहब बताइए आपके स्टॉक्स। यस अनिल जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। इनफैक्ट फार्मा थीम तो चल ही रही है और पिछले कई दिनों से मैं और हमारे सारे जो को पैनलिस्ट है सब लोग अच्छे अच्छे फार्मा स्टॉक्स बताएं और पैसे भी बने हैं लोगों के ऐसे खराब मार्केट्स में भी। और अब तो देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी साइंस ऑफ पॉजिटिविटी आ रही है कि कहीं हो सकता है जो बेस फॉर्मेशन है वो कहीं बॉटम फॉर्मेशन में कहीं कन्वर्ट हो जाए। सो लेट्स सी, बट फिर भी हम तो यही कहेंगे कि अभी भी सेफ ही खेलना है। तो मैं देखिए फार्मा स्टॉक्स में लकीली देखिए मैं लास्ट में मेरा नंबर आया था, मुझे लगा सब लोग दे रहे कहीं नैटको फार्मा का नाम नहीं ले ले, तो नैटको फार्मा मेरा पिक है, जो कि मैंने अक्षय तृतीय पे भी 3 पिक्स हमने दी थी अभी, तो उनमें से नैटको फार्मा एक पिक था, पहला पिक। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है अनिल जी कि ये जो फर्टिलाइजर थीम है ये चलना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि फर्टिलाइजर्स में अच्छी एक बेस फॉर्मेशन भी हुआ है, बहुत ज्यादा डाउनसाइड लगता नहीं है। आप देखिए किस तरीके से 24-25 रुपए से आरसीएफ 39 तक आ गया और भी जीएसएफसी है, सारे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं अच्छा एक बेस बन गया। तो कोरोमंडल फर्टिलाइजर है जो कि टेक्निकली भी बहुत बढ़िया पैटर्न्स बना रहा है, फंडामेंटली ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत बढ़िया लगता है। हालांकि इसका जो प्रोमोटर है ईआईडी पैरी, जो कि मैंने पहले भी वैसे रेकमेंड किया, बट अभी मैं शुगर्स की बजाय मैं पर्टिकुलरली फर्टिलाइजर पे और थोड़ा एग्री थीम मुझे लगता है कि चलना चाहिए, क्योंकि वहां पे काम चल रहा है, रूरल इंडिया में भारत में काम चल रहा है, सरकार कोई भी चीज लाएगी, फिर मानसून भी अच्छे होने की उम्मीद है, रबी की फसल भी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि कोरोमंडल फर्टिलाइजर 554 के लगभग है, 630 के टारगेट के लिए इस कंपनी को 3 से 6 महीने के लिए बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है। और पिक ऑफ द डे के तौर पे नेटको फार्मा एंड कोरोमंडल। ओके, लेकिन नेटको फार्मा के लिए आज एक थोड़ी सी खराब खबर है। यूरोपियन डायरेक्टरेट ने इनके प्लांट की कुछ जांच की थी, माफ कीजिएगा, ये यूएस एफडीए ने इनके खिलाफ EIR एक इशू किया है, 2 से 6 मार्च के बीच में जांच की थी। तो अगर नीचे के लेवल पर मिले तो एंट्री करने के लिए आपके लिए ठीक रहेगा। और इस बीच कोरोमंडल एक और स्टॉक है जो पसंद है जैन साहब को, और मेरे ख्याल से वो सुमित जी को भी पसंद है। फ्राइडे को सुमित जी के सैटेलाइट में भी शायद यही स्टॉक नजर आया था, या फिर जय ने, किसी ने तो दिया था, दोनों में से हमारे एक एक्सपर्ट्स ने। आइए नतीजों पर फोकस करते हैं। पहले आईसीआईसीआई प्रू, जहां नतीजे आए, नतीजे मिले जुले से नजर आ रहे हैं। मुनाफा उम्मीद से कम रहा है, लेकिन बाकी फ्रंट पर नतीजे उतने बुरे नहीं हैं। रिपोर्ट्स में थोड़े से टारगेट काटे हो तो नेचुरली अब जो भी रिपोर्ट्स आएंगी टारगेट तो घटकर ही आएंगे। 600 से सीएलएसए ने टारगेट 420 का किया है, क्रेडिट स्विस ने 525 से घटाकर 440 का किया है। जैन साहब कैसे देखते हैं आप इन नतीजों को? आईसीआईसीआई प्रू सर्टेनली देखिए, अपनी जब फ्राइडे के आफ्टरनून शो में भी जब बात हो रही थी तो सर्टेनली मैंने थोड़ा सा नेगेटिव भी अप्रोच रखा था, और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए नतीजे अच्छे नहीं, और आगे भी आने वाले दिनों में टाइम लगेगा इन लोगों को सबको ठीक होने में, क्योंकि देखिए जो मार्च का जो महीना होता है बहुत ही क्रूशियल मंथ था, और फिर अब आने वाले 1-2 महीने जब सिचुएशन ठीक नहीं है और 80 तक जून की 30 तारीख तक की डेट है, तो मुझे लगता है कि लास्ट में कहीं ना कहीं हो सकता है, और वो भी देखिए किस तरीके से लॉकडाउन खुलता है, किस तरीके से माहौल ठीक होता है। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इस सेगमेंट में अगर मैं जाऊंगा तो मैं HDFC लाइफ और SBI लाइफ ज्यादा सही लगते हैं। बट ओवरऑल ठीक है, आईसीआईसीआई प्रू भी जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। बाकी जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का जो इशू हुआ था, जो एक चल रहा है कि उन्होंने जो 6 स्कीम्स बंद किया, उसका देखिए यहाँ पे भी इम्पैक्ट आएगा। सो ओवरऑल BFSI सेगमेंट जो है थोड़ा सा एक बार कॉशियस रहना चाहिए। पहले मैं बैंक्स एंड NBFCs की बात कर रहा था, अब मैं ओवरऑल एक बार BFSI पूरा सेगमेंट जो है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं कॉशियस हूं। अब देखते हैं आगे ये कंटेजियन इफेक्ट नहीं हो इसका, वो सारी चीजों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इन सभी इंश्योरेंस शेयरों पर। माइंट्री, जय जरा इसके चार्ट देखिए, मार्जिन्स उम्मीद से बहुत बेहतर आते हुए दिखे। हालांकि आउटलुक को लेकर थोड़ी सी चिंता है, क्योंकि ज्यादा इनका कारोबार हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म सेक्टर से आता है। लेकिन मक्वायरी का टारगेट 670 का है, 734 से उन्होंने कम किया है रिजल्ट्स के बाद। लेकिन ये बताइए माइंट्री में क्या करना चाहिए नतीजों के बाद, चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं? जी मुझे तो माइंट्री पॉजिटिव लग रहा है। जहां तक शॉर्ट टर्म का सवाल है, मैं कहूंगा कि अगर मैं पिछले 5-7 दिनों का अगर वॉल्यूम्स भी देखूं तो एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला। डेफिनेटली रिजल्ट्स के पहले वो देखने मिलता है।
मैं कहूँगा पैटर्न डेफिनेटली बेस कंसोलिडेटिंग पैटर्न इसमें फॉर्म हुआ है और जो हिसाब से ये स्टॉक में एक रिवर्सल देखने मिला है, मैं कहूँगा कि ऊपर में अनिल जी एक दफ़े खाली ये 800 के लेवल निकाल दे। अगर 800 के ऊपर जाता है तो इमीडिएटली 830 एंड देयर आफ्टर 855, ये दो लेवल्स हमें माइंड ट्री में देखने मिल सकते हैं। ऑन दी इमीडिएट बेसिस नीचे की तरफ जो सपोर्ट बनकर आ रहा है वो 757 का है। सो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक दफ़े 800 अगर निकल गया तो मोमेंटम और भी पकड़ेगा ऑन दी अपसाइड ये स्टॉक में। ओके तो अगर 800 का लेवल क्रॉस करता है तो मोमेंटम बढ़ेगा। वैसे भी हमने देखा फ्राइडे के दिन आईटी स्टॉक्स काफी एक्टिव थे और माइंट्री भी 2% ऊपर चला है, बट अच्छे नतीजे आए हैं। तो देखते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर आपको एक्शन देखने को मिलेगा। एवेन्यू सुपरमार्ट्स और पिडिलाइट इन दोनों पर भी नजर रहेगी, क्योंकि जो इंडेक्स रीबैलेंस होने वाला है सितंबर में, अब नाम आ रहे हैं कि शायद एवेन्यू सुपरमार्ट और पिडिलाइट ये दोनों इंक्लूड हो सकते हैं। भारतीय इंफ्राटेल, वेदांता, टाटा मोटर्स, गेल इंडेक्स के बाहर जा सकते हैं। अगर एवेन्यू सुपरमार्ट और पिडिलाइट की बात करें कुणाल जी, दोनों ही स्टॉक्स आपको पसंद आए हैं, तो फिर कैसा स्ट्रक्चर रहना चाहिए? पिछले भी हफ्ते में हमने देखा पिडिलाइट काफी एक्टिव था। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है दीपांशु की जब स्टॉक निफ्टी 50 में इंक्लूड हो जाता है तो उसकी जो गति है, उसकी जो बढ़त की गति है, उसमें कुछ कमी आते हुए दिखती है। तो मुझे लगता है कि जो डीमार्ट के लिए शुभ समाचार नहीं है। हो सकता है कि एक बार ये इस खबर के चलते कुछ अपसाइड आपको देखने को मिले, लेकिन मुझे लगता है कि फिर ये उस गति से नहीं बढ़ पाएगा जिस गति से ये अभी तक बढ़ता आया है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको बेच दें, इसका मतलब ये है कि अब इसमें उस तरह का मोमेंटम आपको शायद तुरंत बनते हुए ना दिखे। जिनके पास पोजीशन है, जैसे मेरे पास भी निजी पोजीशन डीमार्ट में है, तो मेरी राय है कि होल्ड करना चाहिए। पहला रेजिस्टेंस 2500 के आसपास है, ये लेवल निकल गया तो फिर डीमार्ट में फिर एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, बड़ी तेजी बनेगी। तो यहाँ पर हमेशा से मेरी होल्ड की राय रही है और अभी भी मेरी होल्ड की राय है। लेकिन ये बात जरूर है कि अब इन दोनों ही स्टॉक्स में आपको जो जिस गति से ये बढ़ते थे, जो इनका बीटा था, उसमें कुछ कमी आते हुए दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल, तो जिस गति से बढ़ते थे उस गति से नहीं होंगे, क्योंकि जब भी फिर इंडेक्स इंक्लूजन होता है तो आप बल्कि इंक्लूजन के बाद थोड़ा प्रेशर भी आता है। एक स्टॉक जो काफी एक्टिव रहता है, बंसल जी मैंने और आपने पहले भी इस पर बात करी है, मैरिको। आज इस पर डाउनग्रेड आया है जेपी मॉर्गन की तरफ से, बल्कि उन्होंने लक्ष्य तो थोड़ा सा ही काटा है, पर क्योंकि डाउनग्रेड आया, न्यूट्रल से घटाकर इसको अंडरवेट करा है, कितना दबाव आ सकता है? वैसे तो एफएमसीजी स्टॉक्स अच्छे रहे हैं और मैरिको भी एक्टिव रहा है, पर क्या थोड़ा असर देख रहे हैं? चार्ट स्ट्रक्चर आपको क्या बता रहा है? दिवांशु, देखें तो पिछली 2 तिमाही के नतीजे मैरिको के अच्छे नहीं आए थे और स्टॉक एक एज पे था, नेकलाइन तोड़ने की तैयारी कर रहा था 309, 310 की। वो लेवल्स नहीं टूटे हैं और अब दिपांशु में नजर रखनी चाहिए 297 के स्तरों पर। अगर 297 के लेवल्स नीचे में टूटते हैं तब यहाँ पे पेन देखने को मिलेगा। 297 के लेवल्स टूटते हैं तो 12 से 15 रुपए की डाउनसाइड इसके अंदर देखने को मिलेगी। ओके, तो ये है आपके लिए मेरिको पर आए। आइए, आज है नतीजे इंडसइंड बैंक के भी। इंडसइंड बैंक में नतीजों से पहले क्या ट्रेड करना चाहिए? जय, जरा देखिए आप, वायदा कारोबार के आंकड़े, तेजी की पोजीशन बन रही है या मंदी की? ओवरऑल अनिल जी, इंडसइंड बैंक में मैं कहूंगा कि शॉर्ट साइड पर पोजीशंस बनी है और चार्ट स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही दिखा रहा है। मैं कहूंगा कि ये स्टॉक में अगर हमें ब्रेकडाउन देखने में मिलता है 370 के नीचे, 370 तक तो लग ही रहा है मुझे, जा सकता है, बट 370 अगर ब्रेक होता है अनिल जी तो बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन मानना चाहिए। उसके नीचे लगभग ये स्टॉक में हमें नेक्स्ट लेवल जो आ रहा है 330 तक का बनकर आ रहा है, विच इज क्वाइट अ डाउन साइड। 370 के नीचे लगभग 10% नीचे जा सकता है। ऑन दी अपसाइड में कहूंगा कि 400 के आसपास इसका क्लियर एक रेजिस्टेंस है। 400 के लेवल जब तक नहीं निकलता है, ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव रहेगा इंडसइंड में। ओके, तो ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक पर आया।